उठा रहे हैं वो यही बात सामने रख रहा है कि साइप्रस में प्रधानमंत्री रिश्तों में नया अध्याय, क्योंकि अगर 23 वर्षों के बाद भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे हैं तो ये दोनों देशों के बीच के रिश्तों में एक नए अध्याय समान होगा, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं, बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री के इस दौरे से। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ उससे पहले प्रधानमंत्री का 3 देशों का दौरा जाने का कार्यक्रम था, जिसमें साइप्रस नहीं था, क्रोएशिया था लेकिन साइप्रस नहीं था। और अब जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दौरे पे जा रहे हैं तो वहां प्रधानमंत्री ने सबसे पहले साइप्रस पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी, हमारे संवाददाता, सीधे साइप्रस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, आपने आज देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के वहां पहुंचने पर भारी तादाद में भारतवंशी वहां उपस्थित थे, उन्होंने उनका स्वागत भी किया। ये बात दीगर है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से उम्मीदें बहुत हैं, संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन वहां से आपको क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही हैं? कौन से ऐसी दिशा है जिस दिशा में आगे बढ़ते हुए दोनों देश संबंधों को और प्रगाढ़ करने को उत्सुक हैं? बिल्कुल, देखिए, आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और काफी संख्या में यहाँ पर भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री ने भी काफी आत्मीयता से उनसे बातचीत की। और ये भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री जब भी विदेशों में जाते हैं, हम देखते हैं कि उनमें काफी उत्साह आता है। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 साल में जो कुछ किया है उससे हम विदेशों में रहते हैं तो हमको काफी गर्व महसूस होता है। और जब हम विदेशों में दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम भारत के हैं तो उनका जो देखने का नजरिया है वो पहले से बदल चुका है। अब रही भारत और साइप्रस के बीच में संबंधों की बात, तो अब से कुछ ही देर में अभी प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बिजनेस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। उसमें साइप्रस के राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगे और भारत और साइप्रस के उद्योगपति उसमें मौजूद रहेंगे। और किस तरह से दोनों देशों के बीच में व्यापार को, किस तरह से दोनों देशों के बीच में जो वाणिज्य है उसको बढ़ावा दिया जाए, इस पर बातचीत होगी। और जहां तक किस दिशा में आगे बढ़ने की बात आप पूछ रहे हैं, तो कई सारे, जब कल मुलाकात होगी, द्विपक्षीय मुलाकात होगी भारत और साइप्रस की, प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी, तो कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर बात हो सकती है। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का। आपने अभी जिस तरह से जो साइप्रस की स्थिति है उसके बारे में बताया कि किस तरह से तुर्की ने यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, और इसको लेकर के भारत और साइप्रस के बीच में काफी लंबे समय से भारत जो है साइप्रस के इस सॉल्ट का समर्थन करते रहा है। भारत कहता है कि ये जो समस्या है इसका हल अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के हिसाब से निकाला जाए, संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है उसके हिसाब से इसका हल निकाला जाए, यूरोपियन यूनियन के कानूनों के हिसाब से इसका हल निकाला जाए। तो ये तो रही सामरिक महत्व की बात। इसमें मैं ये भी जोड़ दूं कि साइप्रस ऐसा देश है जिसमें चाहे पहलगाम हमले की बात हो या उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, सीमा पार आतंकवाद की बात हो, उसने भारत का साथ दिया है। और तुर्की, कहीं ना कहीं तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की का जो रवैया है हमने हाल के दिनों में देखा है। जो तुर्की के साथ हमारी भारत की कोई सीधी दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुर्की के जो नेता हैं एर्दोआन, वो मुस्लिम देशों के खलीफा बनना चाहते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान को किस तरह से उन्होंने मदद दी, उन्होंने वहां पर ड्रोन दिए। हालांकि भारतीय जो रक्षा प्रणाली है उन ड्रोन्स को वहां पर भारत ने खत्म कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक पहलू, बहुत छोटा सा पहलू है, लेकिन एक पहलू है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये तुर्की के लिए भी एक संदेश है कि ये पहले वाला भारत नहीं है, ये काफी मजबूत भारत है। 4 अर्थव्यवस्थाएं जो दुनिया की बड़ी चंद्रशेखर के एक बहुत मजबूत कूटनीतिक संदेश तो प्रधानमंत्री देंगे ही, लेकिन साथ से बहुत ही और पहलू भी हैं जिन पर नजर रहेगी। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर मंजू सेठ भी जुड़ गई हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं आप। एम्बेसडर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री का साइप्रस का दौरा, और 2 दशक के बाद हमारे देश के कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। एम्बेसडर, किन मायनों में कूटनीतिक महत्व देखते हैं आप साइप्रस के प्रधानमंत्री के इस दौरे को? और एक मैसेज भी है इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने देखा कि जो तुर्की है वो खड़ा था पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल हमारे साथ खड़ा नहीं था। और यूरोपियन यूनियन की जो प्रेसिडेंसी है वो भी साइप्रस के पास जाने वाली है अगले साल से। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए, हमारे बहुत रिश्ते अच्छे रहे हैं। और हमेशा हमने देखा कि साइप्रस ने हमें सपोर्ट किया, इंडिया को सपोर्ट किया हर एक इंटरनेशनल फोरम में, काउंटर टेररिज्म में और बहुत और मुद्दों पे
हमेशा उनका सपोर्ट हमारे साथ रहा है, अच्छे रिलेशनशिप हैं डायस्पोरा की वजह से भी, और इन जनरल हमने उनको सपोर्ट किया था। उनका जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो थी तब भी हमने साइप्रस को सपोर्ट किया था। तो दोनों देशों के अच्छे रिश्ते रहे हैं ओवर द इयर्स, और अब भी हम देख रहे हैं। देखिए बहुत जो उनका एजेंडा है इस वक्त बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत वास्ट एरियाज को कवर कर रहा है, और आईमेक में खासकर साइप्रस का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनेगा, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट वहाँ पे स्टॉप रहेगा साइप्रस का। और साइप्रस का तुर्की के साथ एक कुछ मुद्दे बने हुए हैं काफ़ी टाइम से, डिस्प्यूट्स हैं, तो उनको भी उनकी वजह से भी वो नॉट वेरी हैप्पी विद तुर्की। लेकिन अब जो और हमने देखा है कि तुर्की हमारे साथ भी नहीं खड़ा है, उनके साथ भी नहीं खड़ा है। इस माहौल में दोनों देश साइप्रस और भारत के जो रिश्ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने बिल्कुल ये पीएम ने क्लियर एक मैसेज दिया है कि आप इम्पोर्टेंट कंट्री हैं, आप स्मॉल कंट्री हैं बट आप इम्पोर्टेंट कंट्री हैं हमारे लिए, और ये जो रिश्ता है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिल्कुल, और ये दृश्य में भी हमें नजर आया है कि इस तरीके से साइप्रस के राष्ट्रपति स्वयं प्रधानमंत्री की अगवानी करने पहुंचे जब प्रधानमंत्री साइप्रस पर पहुंचे हैं। और एम्बेसी सेठ, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है, आपने अभी यूरोपियन यूनियन की बात की, और यूरोपीय संघ की अध्यक्षता 1 जनवरी से साइप्रस के पास आने वाली है। जिस तरीके से हम FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, मुक्त व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं, अब ये है कि इस साल के अंत तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये समझौता भी निर्णायक स्तर पर पहुंच जाएगा, जिसका मतलब ये भी है कि साइप्रस ही अध्यक्ष होगा यूरोपीय संघ का जब इस FTA को लागू किया जाएगा। इन मायनों में साइप्रस के साथ हमारी बैठकें जो होनी हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है, किन मायनों में हमारे लिए यूरोपीय संघ में इस FTA को लेकर सहायक सिद्ध हो सकती है? बहुत सहायक होगा, क्योंकि वो एक जब प्रेसिडेंसी होती, जो भी प्रेसिडेंट होता है यूरोप का, लिमिटेड टर्म है, लेकिन उस दौरान वो उनका जो वहाँ पे ओपिनियन है, जो उनका वो है, मैटर करता है, और वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि कैसे आगे रिश्ते किसी भी देश के साथ आगे बढ़े। और प्रेसिडेंट वहाँ के आए और खुद रिसीव किया हमारे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पे। आई थिंक एक बहुत स्पेशल मैसेज है कि वो भी इस विजिट से बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और बहुत वो उनको पता है कि ये म्यूचुअली बेनिफिशियल है, इसीलिए वो वहाँ पे पहुंचे हैं। और जब वो यूरोपियन यूनियन की, क्योंकि वो प्रेसिडेंसी लेंगे नेक्स्ट ईयर से, हम देख रहे हैं कि जो FTA के टॉक्स हो रहे हैं, होपफुली जैसे आपने कहा एंड ऑफ द ईयर तक ये हो जाएंगे और अगले साल से लागू हो जाएंगे नेगोशिएशंस। लेकिन लागू होते वक्त भी कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में, तो उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ द EU है वो उसमें बहुत सहायक होंगे, उनका जो इंटरवेंशन होगा बहुत अच्छा होगा। और हमारे उम्मीद है कि दोनों म्यूचुअली बेनिफिशियली उसको म्यूचुअल बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए उसको रिजॉल्व करते हैं। जी चंद्रशेखर, हम लगातार ये भी दर्शकों को दिखा रहे थे कि क्या भौगोलिक स्थिति है, और हम ये देखते हैं कि जो समुद्री देश हैं, खासकर द्वीपीय देश हैं, ना केवल पर्यावरण के लिहाज से हम बात करें बल्कि समुद्री रणनीति के लिहाज से भी अगर हम बात करते हैं तो ये महत्व अब आज के दौर में महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे वक्त में जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष हमारे सामने है, कहां तक साइप्रस की भौगोलिक स्थिति हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है? बिल्कुल ममता, देखिए ये जो साइप्रस की भौगोलिक स्थिति है वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई थी ग्रीस के लीडरशिप से अभी 1 साल 1.5 साल पहले। तो ग्रीस, साइप्रस और भारत, ये एक ट्राइलेटरल, इनके बीच में कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। चाहे हम ग्रीस के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात करें या साइप्रस के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात करें, भारत के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की बात करें, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इन तीनों के बीच में बन चुकी है। और इससे कहीं ना कहीं व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, भारत को भी फायदा होगा, साइप्रस को भी फायदा होगा, ग्रीस को भी फायदा होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसपे यहाँ पे बातचीत होने की आशा की जा रही है, वो है आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जब G20 की बैठक हुई थी दिल्ली में, तब प्रधानमंत्री मोदी ने ये सामने रखा था आईमेक को, और इससे अब हम देख रहे हैं कि आईमेक से लगातार देश जुड़ते जा रहे हैं। अभी करीब 6 महीने 7 महीने पहले जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उनकी साइप्रस की लीडरशिप से मुलाकात हुई थी। उन्होंने PM मोदी को कोट करते हुए आईमेक का नाम वहां पर लिया था।
और आपको बताऊं कि आईमैक को लेकर के ये काफी बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इसी मुलाकात में या इस मुलाकात के कुछ समय के बाद आईमैक से साइप्रस जुड़ जाए। तो ग्रीस की बात करें, हम साइप्रस की बात करें, ये इसकी अगर आप लोकेशन को देखिए, भौगोलिक लोकेशन को, ये न सिर्फ यूरोप को बल्कि मध्य पूर्व के कई देशों को, साथ ही साथ एशिया के कई देशों को और यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका के देशों तक भी इसकी पहुंच है। तो भारत की पहुंच यहाँ से कहीं ना कहीं यूरोप की ओर हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, भारत के अंदर में काफी विकास हो रहा है, काफी प्रोडक्शन भारत के अंदर में हो रहा है। तो हर कोई भारत से जुड़ना चाहता है, और भारत यूरोप से जुड़ना चाहता है, भारत दूसरे देशों से जुड़ना चाहता है, लेकिन ये देश भी भारत से जुड़ना चाहते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल क्षेत्र में भारत ने पिछले 10 साल में हम देखें तो काफी कुछ किया है। भारत के अंदर आप यूपीआई को देखिए, तो हो सकता है कि इस तरह की जो चीजें हैं, यूपीआई को लेकर के हमने देखा कि कई देशों के साथ भारत ने समझौते किए हैं, हो सकता है कि इस तरह के समझौते भी निकल के आए। पीपल टू पीपल कनेक्शन, एजुकेशन के फील्ड में भारत के विश्वविद्यालय और साइप्रस के विश्वविद्यालय, इसमें भी हो सकता है कल जब बातचीत होगी कुछ निकल के आ जाए। लोगों के बीच में किस तरह से कनेक्शन बनाए जाए, हमारे यहाँ जिस तरह से कई सारे संस्थान हैं, उनको किस तरह से साइप्रस के संस्थानों के साथ जोड़ा जाए। जी बिल्कुल। और चंद्रशेखर, एक इस दिशा में भी सोच हमेशा सामने आ रही है कि कुछ नए क्षेत्र सहयोग के विभिन्न देशों के साथ आगे बढ़ाए जाएं और उस दिशा में भी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन जैसे हम आईमैक की बात कर रहे हैं, ये जो कॉरिडोर है ये भारत को यूएई, सऊदी, जॉर्डन, इजराइल से आगे बढ़कर अनेक क्षेत्रों के साथ यूरोप से जोड़ सकता है, और अटलांटिक कॉरिडोर वहां पर अमेरिका को भी यूरोप से जोड़ता हुआ। ये तमाम प्रयास इस दिशा में है कि विश्व में जो आवागमन है, जो संपर्क है, वो बेहतर हो सके। आईमैक की सफलता, चूंकि भारत ने इसको सामने रखा था, आईमैक की सफलता के लिए साइप्रस की भूमिका क्या रहेगी? और मौजूदा संघर्षों का जिस तरीके का दौर विश्व में चल रहा है, और अब हाल में जिस तरीके से इजराइल और ईरान का संघर्ष अब सामने है, इनके मद्देनजर आईमैक के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है, उनको किस दिशा में आगे बढ़ते आप देखती हैं? बिल्कुल, आप इसका बहुत महत्व बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ पे जो खाड़ी के देश हैं, जो खाड़ी में जो अनरेस्ट चल रहा है, हॉर्मुज में हो सकता है कभी किसी वक्त ब्लॉकेड हो जाए, और ये एक ऑल्टरनेटिव रूट होगा आईमैक का फॉर ट्रेड एंड फॉर दोनों देशों के बीच में आवागमन के लिए, और बिटवीन इंडिया एंड यूरोप, और जैसे आपने कहा यूएई वगैरह के बीच में भी एक कनेक्टिविटी देगा। और ये बहुत जरूरी है कि ट्रेड और सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अभी जो वहाँ पे खाड़ी देशों में चल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं इजराइल और हमास की लड़ाई हुई थी, अब ईरान के साथ भी हो गई है, और भी बहुत वहाँ का जो माहौल है बहुत इस वक्त अनसर्टन है। और कभी भी, और जो हूती रिबेल्स हैं और उसे जो कंट्रोल करते हैं सी लेन्स को, तो वो उसको कभी भी ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये आईमैक कॉरिडोर जो बन रहा है, इसके तहत जो ट्रेड और उसका मूवमेंट होगा, ट्रेड का और गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का, ये बहुत एक महत्वपूर्ण आईमैक बनेगा, कॉरिडोर बनेगा। और इसमें साइप्रस एक इम्पोर्टेंट उसमें क्योंकि उसका जो लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, इन सब चीज़ों को देखते हुए साइप्रस की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमि रहेगी, ताकि ये आईमैक सक्सेसफुल हो। और आगे जैसे आपने कहा, यूएस के साथ भी जोड़ने में, एक वहाँ के जो पोर्ट्स हैं, सी एरिया है ग्रीस का भी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस सफलता के लिए इस आईमैक कॉरिडोर की। जाहिर है जी, ये बड़े बिंदु हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब कल प्रतिनिधिमंडल स्तर की भी वार्ताएं होंगी, तमाम बिंदु सामने आएंगे, तब ये बात भी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कितना व्यापक दायरा हमारा बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच के संबंधों का। फिलहाल वक्त इतना ही है। चंद्रशेखर और एम्बेसडर मंजू सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू मैम।